आईनी इदारे हैं, इंतजामी इदारे हैं, आज कोई भी आइन से बाला नहीं हो सकता। सबको आइन को कबूल करना होगा, उसके अंदर रहकर काम करना होगा। यही सबक सकूत ढाका का है। एक लड़का है, कल रात को पीटीआई वाले हमसे शनाख्ती कार्ड ले गए थे और आज जब वो वोट डालने के लिए तो उसको पता चला कि उसका वोट डाला जा चुका है। क्या ये जायज है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक? सकूत ढाका को 50 बरस बीत गए। क्या हमने सकूत ढाका से कोई सबक हासिल किया? खानीवाल के हल्का पीपी 206 में ज़िमनी इंतखाब, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबला। क्या पेट्रोल की कीमत में कमी से महंगाई कम हो सकेगी? पूछेंगे वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान से, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा से और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज 16 दिसंबर है और आज का दिन दो हवालों से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए रंज और गम का बायस है। अगर ये मैं कहूँ कि आज पाकिस्तान का अफसोसनाक तरीन दिन है, सैडेस्ट डे इन आवर हिस्ट्री, तो ये किसी भी तौर पर गलत नहीं होगा। 16 दिसंबर 1971 को हमारा मुल्क दो टुकड़े हुआ और मशरकी पाकिस्तान हमसे हमेशा 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 के लिए अलग हो गया। बांग्लादेश का क़याम हुआ, आज 50 साल हो गए। सवाल ये है कि क्या कुछ सीखा, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया और दहशतगर्दी के इस वाक़े में 132 बच्चों समेत 141 अफराद शहीद हो गए। आज हम जायज़ा लेंगे क्योंकि कौमें उठ खड़ी होती हैं मुश्किल वक्त से। कहते हैं ग्रेट नेशंस कैन राइज इवन फ्रॉम एशेज़, और पाकिस्तान यकीनन एक ग्रेट नेशन है, यकीनन है, लेकिन क्या हम माजी के औराक में झांक कर आज के हालात का जायज़ा लें तो हम क्या नज़र आता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। आज हम मुख्तलिफ किताबों के ज़रिए 16 दिसंबर 1971 से पहले पेश आने वाले वाक़यात का अहाता करने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर सदीक सालिक की किताब मैंने ढाका डूबते देख, उससे एक इक़्तिबास है। सदीक सालिक सकूत ढाका से 2 साल कबल बांग्लादेश गए और वो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद का वाक़या कुछ इस तरीके से बयान करते हैं। एक फ़ौजी जीप मेरे पास आकर रुकी और उसमें से बाहर निकल कर एक हवालदार ने मुझे स्मार्ट सा सलूट किया और पास से गुजरते हुए एक बंगाली लड़के को सख्त आवाज में हुक्म दिया, साहब का अटैची केस जीप में रखो। सहमे हुए लड़के को ये धमकी आमेज लहजा नागवार तो गुजरा, मगर अपने आका पर एहतजाजी नजर डालते हुए हुक्म बजा लाया। मैंने अपना हाथ कोट की जेब में डाला और चंद सिक्के इस गरीब लड़के को देना चाहे, मगर हवालदार ने पुरजोर लहजे में इस लड़के को गाली देकर कहा, सर इनकी आदत ना बिगाड़िए। मैंने मशवरा मान लिया और बंगाली लड़का एक नफरत भरी निगाह मुझ पर डालते हुए वहाँ से चला गया। ब्रिगेडियर सदीक सालिक के एयरपोर्ट पर उतरने और बंगाली लड़के के हवलदार की जानिब से गाली दिए जाने की मिसाल से ये बात बखूबी समझी जा सकती है कि सकूत ढाका से 2 साल कबल क्या सूरत हाल हो चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान में रहने वालों को मगरबी पाकिस्तान वालों के दरमियान शायद जो दिल थे उनके फासले बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। साथ ही साथ यकीनन ये एक एलिमेंट है, मगर इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट दुश्मन का भी है। एक ऐसा दुश्मन जो ताक लगाए बैठा हुआ था कि कहाँ पर आपकी फॉल्ट लाइंस हैं, और वो आज भी ऐसे ही है, और उन फॉल्ट लाइंस के ऊपर फिर हमला किया जाए। ये बात तो अब नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म हैं भारत के, खुलेआम बरमला कह चुके कि बांग्लादेश की क्रिएशन में भारत का क्या हाथ था। ये भी देखिए। अली मोहम्मद खान साहब, 50 साल गुजर गए, सकूत ढाका से हमने क्या सबक सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अहम दिन है। आज 16 दिसंबर 2021 है और पूरे 50 साल हो गए हैं सानहा सकूत ढाका को, जो ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, जो हमारा बायां बाजू था, जो हमसे काट दिया गया। 50 साल हुए
एक नस्ल बीच में जवान हुई। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ हूँ जो सन 71 में नहीं था, ना आप थी, लेकिन हमने अपने बुज़ुर्गों से और अपनी किताबों से और जितनी हमारी स्टडी है हमें पूरा पता है कि सानहा ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा सानहा था। और वो जो कहते हैं ना कि हादसा यूं ही रोनमा नहीं होता, ज़माना करता है परवरिश बरसों। कुछ हमारी अपनी गलतियां थीं, कुछ सियासी गलतियां थीं, कुछ इंतज़ामी गलतियां थीं, बरसों की नेगलेक्ट थी। और साथ साथ दुश्मन को जब आप मौका देते हैं तो हमारा यार दुश्मन तो था इस ताक में, जिसने पहले दिन से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, उसने वहाँ मुक्ति बाहिनी बनवाई, वहाँ फिफ्थ कॉलमिस्ट खड़े किए और जेन्युइन ग्रीवेंसेस को बहाना बना के वहाँ एक ऐसी तहरीक चलाई गई कि दो भाइयों के दरमियान फूट डाली गई। और आज सबको इसका एहसास है, आज सबको इसका पता है कि एक बहुत बड़ी साजिश का हम सब शिकार हुए। लेकिन अगर हम अपनी गलतियां ना करते तो कभी हमारे असली दुश्मन हिंदुस्तान को मौका ना मिलता। हमने आखिरी वक्त तक जो है वो गलतियां हमारी जारी रहीं और उसका जो है फिर सामना हमारी पाक फौज ने किया। बावजूद हमारी बहादुर पाक फौज के जो अपनी जान के नजराने ने पेश किए, लेकिन जब एक साजिश का शिकार आप हो जाते हैं, कौम हो जाती है, तो आपको एक आर्जी शिकस्त या आर्जी हजीमत का सामना जरूर करना पड़ता है। इंशाल्लाह आपने ये सवाल किया कि क्या हमने कुछ सीखा है। एक ट्रेडिशनल बात है कि नहीं सीखा, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ हमने सीखा है। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सीखा है, हमारे सियासतदानों ने सीखा है, हमारी इंटेलिजेंसिया ने सीखा है और हमारे लिखारियों ने, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने सीखा है। और ये सीखा है कि मसला जब पैदा हो वक्त पे उसका हल करें। अपने लोगों को उनके मसाइल पे आप उस पर सरफे नज़र नहीं कर सकते, उनके मसाइल को आपने एड्रेस करना है। और आप जब तक अपने लोगों को सीने से नहीं लगाएंगे तो आप मौका देंगे अगयार को अपने अंदर काम करने का। अल्लाह ताला के करम से आज पाकिस्तान 50 साल बाद पहले से बहुत मजबूत है। गलतियां आज भी हो रही हैं, मसले आज भी हैं, लेकिन सन 71 से मैं ये समझता हूँ 71 से हमने सीखा है। हमारे दिल जख्मी हैं, लेकिन हमें पता है कि जिस दुश्मन ने हमारे साथ यह है, एक दिन उसका बदला उसको भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है और सियासी इख्तलाफात, जाती रंजिशें उस लेवल तक नहीं पहुंचाती जिससे हुकूमत को तो छोड़ें रियासत को नुकसान पहुंचे। ये हम सब जो कि 1971 में हो गई थी। बड़ी आपने अहम बात की है। कमर ज़मान कायर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। 50 साल कबल सकूत ढाका के वक्त जब कलिश पीपल्स पार्टी और अवामी लीग की जानिब से इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से भी थी, मुज़ाकरात की नाकामी भी थी, क्या आप समझते हैं कि अगर उस वक्त एक मुआहदे पर पहुंच जाया जाता तो आज तारीख मुख्तलिफ होती? फरीहा, ये बड़ा तकलीफ दे दिन है और तारीख बड़ी बेरहम होती है। बहुत सारे जब सकूत ढाका हुआ तो उसकी बहुत सारी तौजीहात वजूहात बयान की गई। हमारी जमात का और उस वक्त अवामी लीग का जो आपस में इख्तलाफ था, वो इख्तलाफ बुनियादी तौर पे आईनी ढांचे के ऊपर था। उसका कतन कोई ताल्लुक इस बात से नहीं था कि इंतकाल इक़्तिदार जो था वो हम उसके लिए तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल गलत तासर है। ना हमारी जमात ने वहाँ पे मिलिट्री एक्शन किया, ना हमारी जमात ने, उस वक्त हमारी जमात का वजूद था जब इसकी बुनियाद पड़ी। और अगर हम तारीख में उसके डांडे ढूंढे तो ये गौर कीजिए, पाकिस्तान बनने वक्त जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो उस वक्त भी बहुत सारे ज़ुअमाए हिंद का जो मुसलमान थे उनका ये व्यू था कि ये दो खित्ते आपस में बहुत दूर और एक दूसरे से मुख्तलिफ कल्चर और रवायात के हामी हैं। सिर्फ मजहब इनके दरमियान एक बकाई है और इनको इकट्ठा रखना मुश्किल होगा। उसके लिए जब पाकिस्तान बना तो उसके लिए एक वाहिद तरीका था कि जो पाकिस्तान के बानियान ने, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने जो पाकिस्तान के 500 यूनिट के वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे, जिस बुनियाद पर ये मुल्क तश्कील पाया था, उसको उन वादों को पूरा किया जाता। सूबाई खुद मुख्तारी दी जाती, आईनी ढांचा होता, इदारे पार्लिमान होती, पार्लिमान के सब्सिडियंट होते और जो हमारा था कि सब सूबों को उनके हकूक मिले, तो ये उनके सूबाई खुद मुख्तारी का इशू हल होता, रोजगार बराबरी तस्दीक होता जितना प्रोपोर्शनेट था। तो आज हम शायद ये दिन हम अवॉइड कर पाते, हम पाकिस्तान को कंसोलिडेट कर पाते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। बार बार इस मामले में बार बार लोगों ने एहतजाज किए
बार बार अवामी लीग का एकदम तो कोई रिएक्शन नहीं आ गया था। बड़े तवील अरसे से अवामी लीग अपने हकूक की जंग लड़ रही थी और अवामी लीग ही बेसिकली उस वक्त अगर आप गौर करें तो हम पंजाब वालों से, केपी वालों से, बलोचिस्तान वालों से या बाकियों से ज्यादा पाकिस्तान बनाने में बंगालियों का और आज हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों का रोल हमसे बड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उनके रोल को भुला के उनके राइट्स नहीं दिए। तो जब भाइयों के दरमियान भी तकसीम वसाइल जो वालदैन का विरसा होता है, अगर वो बराबरली या प्रॉपरली तकसीम नहीं होता तो फिर उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और यही एक लड़ाई बार बार हमारे यहाँ होती रही। रहा सबक, तो सबक हमारा अली मोहम्मद खान ने अच्छा कहा, भाई हैं हमारे, पॉजिटिव सोचते हैं, अल्लाह इनके ज़बान मुबारक करे। लेकिन मेरा खदशा ये है कि हमने आइन पे अमल करने का अमल अभी शुरू नहीं किया। हमने सूबाई खुद मुख्तारी के जो असूल हैं उनके ऊपर चलने की अभी तक हमारी दानिश में वो पूरी तरह हम उसके लिए तैयार नहीं है। हम आज भी वहदानी निज़ाम हुकूमत को और आज भी एक सेंट्रिस्ट निज़ाम को ज्यादा बेहतर समझते हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर कातिल है। मैं आज भी समझता हूँ कि इस मुल्क को मुस्तहकम करने, मसाइल से निकालने का एक रास्ता है और वो है कि आईनी ढांचे के ऊपर मनोअन अमल किया। राइट, अगर कायद साहब इजाजत दें, आपने सजेशन भी दे दिया। आई कम टू जनरल अब्दुल कयूम नाउ। जनरल साहब, जब नुकसान सबका हुआ, कलेक्टिव नुकसान था, हमने ये भी देखा कि आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो तो क्या नतीजा निकलता है, मगर उसको ओन हम इकट्ठा क्यों नहीं करते? हम आज तक कहते हैं कि नहीं इसका कसूर था, उसका कसूर था, सियासतदान का था, उसका था। हम क्लियरली ये क्यों नहीं कहते कि हम सबका फेलियर था? या देखिए फरीदा, ये बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं चूंकि एक वॉर वेटरन हूँ और 1971 के अंदर मैं कैप्टन था और मैं जंग में शरीक भी था, तो मेरे ख्याल में 4 मेन रीजंस थे जो ये डिबैकल हुआ। उसमें एक ज्योग्राफी थी, ठीक, जिसकी वजह से 1000 किलोमीटर दूर अपना एक विंग है, और नंबर 2 ये था कि हमारी अपनी कोताहियाँ, जैसे अली ने भी कहा, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन लेट से बनाया, जब बनाया उसको एब्रोगेट किया, और फिर मिलिट्री रूल का उस वक़्त का होना, और फिर ये ईस्ट पाकिस्तान की कुछ महरूमियाँ अपने तरह से थी, और फिर हमने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी डिप्लोमेटिकली वो पोजीशन में नहीं थे कि कोई हमें वो आए। तो ये हमारी अपनी। तीसरा ये था कि हमें एक बहुत ही घटिया और कमीने पड़ोसी से पाला था, जो इस ताक में था कि इनकी, हमारे बहुत से लोग कहते हैं 9000 फौज ने सरेंडर किया, ये गलत है। देखिए मार्च 1971 में वहाँ हमारे 12000 सोल्जर थे। इसके बाद दिसंबर 1971 में 16 दिसंबर को जब सरेंडर हुआ तो वहाँ अफवाज की तादाद 34,000 थी, और उसके अंदर सिर्फ 23,000 जो थे इन्फेंट्री के लोग थे जो क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए लड़ते हैं। बाकी मिनिस्ट्रियों के लोग थे, सिविलियन एम्प्लॉइज थे, डिफेंस के बहुत से एम्प्लॉइज थे। बांग्लादेश में 1971 की खाना जंगी के दौरान 30 लाख अफराद के कत्लेआम पर काफ़ी सवालात उठाए जा चुके हैं, लेकिन ये 30 लाख का अदद कहाँ से आया, इस पर मारूफ बांग्लादेशी सहाफ़ी सिराजुर रहमान ने बरतानवी अखबार द गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में सिराजुर रहमान का कहना था कि बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की पाकिस्तान से रिहाई के बाद मैं पहला शख्स था जो उन्हें 8 जनवरी 1972 को मिला। उन्हें इंडियन हाई कमिश्नर आया भाई से हीथ्रो से लेकर आए दूसरे एयरपोर्ट पर, जिसके तकरीबन फौरन बाद मैं भी वहां पहुंच गया। मिस्टर पंत से योर एक्सीलेंसी सुनकर मुजीब तजब्जुब में पड़ गए। जब मैंने बात वाजे करते हुए उन्हें बताया कि बांग्लादेश
बन चुका है और आपकी गैर मौजूदगी में आपको सदर चुन लिया गया है तो वो शदीद हैरतज़दा हुए। बज़ाहिर वो लंदन में इस एहसास के साथ पहुंचे थे कि बांग्लादेश को मुकम्मल इलाकाई खुद मुख्तारी दे दी गई है जिसके लिए वो जिद्दोजहद कर रहे थे। उस दिन मैंने और बाकी लोगों ने उन्हें जंग की मुकम्मल सूरत हाल से आगाह किया। मैंने कहा जिंदगी से महरूम होने वालों की मुसद्दिक़ा तादाद मैसर नहीं, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए के बुनियाद पर हमारा अंदाज़ा 3 लाख का है। लेकिन बाद में जब मैंने उन्हें मशहूर बरतानी सहाफ़ी डेविड फ्रॉस्ट को इंटरव्यू देते हुए ये सुना कि मेरे 3 मिलियन लोग मार डाले गए तो मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गया। खुदा जाने उनकी मुंतशिर ज़हनी हालत इसकी जिम्मेदार थी या उन्होंने लाख का गलत तर्जुमा मिलियन कर दिया था। लेकिन बहुत सारे बांग्लादेशी 3 मिलियन की तादाद को गैर हकीकी और साथ ही साथ नाकाबिल एतबार समझते हैं, जिसका अभी जिक्र जनरल साहब ने भी किया। हमने कोट लिया और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बट हमने रेफरेंस उठाया बांग्लादेश और गार्डियन की तरफ से ताकि पता चल सके कि न्यूट्रल रह के भी ये फिगर आपको एग्जैजरेटेड नजर आती है। अली मोहम्मद खान साहब, बात हुई भारत की, अभी जनरल साहब ने कहा कि हमारे ताक में लगा हुआ एक दुश्मन भी था, तो आपका नेबर तो अभी भी वही है और वो अभी भी वैसे ही एक्टिवेटेड भी है, तो हमने क्या तरीक़ाकार किया है इससे बचने के लिए? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि न सिर्फ आपकी फ़ौजी तैयारी हो बल्कि आप अंदर से मजबूत हों, और अल्लाह ताला के करम से आज हमारी डिफेंस जो है सन 71 से 1 लाख गुना ज़्यादा मजबूत है अल्लाह के करम से। क्रेडिट गोज़ टू पाक फ़ौज और हमारी जो डिफेंस के इदारे हैं, जो हमारी क़यादत आई है मुख्तलिफ़ दौर में, जिसमें भुट्टो साहब का भी क्रेडिट है एटॉमिक न्यूक्लियर पार्क बनने का, और उसके बाद जिस तरह से उस पावर बनने के लिए निगहबानी की गई, ग़ुलाम इसाक़ खान साहब, जनरल ज़िया साहब मरहूम जो फ़ज़ाई हादसे की शिकार हुए, पूरी हमारी फ़ौजी लीडरशिप, लेकिन उस सिलसिले को चलाया गया। फिर बीच में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई, मियाँ साहब का दौर आया, उनके दौर में धमाके भी हुए, फिर खान साहब के दौर में उसको आगे लेके जाया गया। आज अल्लाह ताला के करम से हमारा न्यूक्लियर पावर और हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन है। और साथ साथ मुल्क की अगर बात करें, देखें, बावजूद सियासी मुखालफत के पीपल्स पार्टी, हम लोग, मुस्लिम लीग नून, सियासत में ऐवान में आप देखते हैं कुर्सियाँ चलती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अल्लाह के करम से जब कोई सानिया आया है, जब कोई नेशनल इवेंट आया है, चाहे वो सानिया APS हो, चाहे वो जो अटैक किया और नाकामी का, हजीमत का सामना करना पड़ा और हिंदुस्तान को मुँह की खानी पड़ी, अभी जो हुआ है 2019 में, या कोई और वाक़या हो, या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, या कश्मीर कॉज हो, मुझे वो मौका बताएं जिस पे हमारी पार्लिमान या जिस पे हमारी सियासी लीडरशिप जो है उन्होंने अपने पद से निकल के उन्होंने अपना 16 दिसंबर 2014 का जिक्र कर दिया APS का, और आज आपकी गालिबन इस हवाले से मुलाकात हुई है वालिदैन से, उनकी कुछ ग्रीवेंसेस बहरहाल मौजूद हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, जहाँ मैंने आज पेशावर में जब मैं गया हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल के कुछ वालिदैन भी थे और कुछ हमारे वॉर हीरोज़ भी थे सन 71 के, तो उनसे मुलाकात हुई। जहाँ उनके जज्बे जवान है, जहाँ उनको शहादत पे फ़ख्र है, वहाँ वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, ख़ासकर सानिया APS के जो शहदा के वालिदैन हैं, बच्चों के असातिज़ा कराम भी उसमें शहीद हुए, कि दे नीड मोर एम्पैथी, दे नीड मोर लव, जिसमें हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब 2014 में वाक़या हुआ, वो ख़ुद गए, उस वक्त की सियासी लीडरशिप ने स्टैंड लिया, गवर्नर हाउस में सब इकट्ठे हुए, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, जनरल राहील साहब चीफ थे, इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी के जो है बिलावल साहब, जरदारी साहब, सब लोग वहाँ पे देवर वन पेज। अभी जो उनके गिले हैं, कुछ तो जो उनके जो सेहत मालजे के कुछ इश्यूज अब भी कुछ पेंडिंग है, कुछ तो वो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ असल में जो गिला है वो ये है, उनको वो शायद ये शाकी हैं कि इतने साल गुजरने के बाद कहीं हम उन्हें भूल तो नहीं गए। मैंने आज पेशावर में भी ये बात की, इस्लामिया कॉलेज में मेन प्रोग्राम हुआ, और मैंने अभी आपके प्रोग्राम से पहले समा पे 92 पे आपके प्रोग्राम में भी ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक सानिया APS का ताल्लुक है, जब तक हम जिंदा हैं हम कभी नहीं भूल सकते। ये भूल जाएं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा के वालिदैन है कि ये गम उनका अकेले का, ये गम 22 करोड़ अवाम का है। अगर हम उनके साथ इस कुछ नहीं जाएगा, अगर हम आज के दिन उनसे मिल लेंगे, ईद के दिन उनके घरों में चले जाएंगे, और ये सिर्फ हुकूमत नहीं,
तमाम सियासी और मजहबी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। ये भी हम नहीं कह सकते हम अपनी जिम्मेदारी से जो है वो नहीं कह रहे, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान साहब की भी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। वज़ीर आला महमूद खान साहब से आज मेरी मुलाकात हुई, वज़ीर आला साहब खुद इंगेज हैं, और आज हमारे जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर भी एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे तर्जुमान जो है वो वहाँ पे गए, वो वहाँ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की, वज़ीर आला साहब भी उनसे राब्ते में। लेकिन मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ कि उनके जो गिले हैं, उनके जो शिकवे हैं, उस पे हमें अपना खातिर जो है वो जमा रखनी चाहिए, हमें अपनी खातिर उस पे भारी नहीं करनी चाहिए, हमें सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि इनके जिंदगी का सबसे बड़ा असास आपका क्या है? ईमान के बाद आपकी औलाद है, वो शहीद हो गई। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि हमारी मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और तमाम सियासी लीडरशिप, चाहे हुकूमत है अपोजिशन है, आप किसी से भी मिल लें, हम इंशाल्लाह वी विल नॉट लीव यू अलोन। आप पार्लियामेंट हाउस आएँ, मेरा वहाँ दफ्तर है, जब कोई गिला हो, कोई शिकवा हो, आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोशिश करेंगे, वज़ीर आला महमूद खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की कोशिश करेंगे, गवर्नर शाह फरमान साहब, हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। हाँ, सारी चीजें शायद हल ना कर सकें, आपके कुछ गिले फिर भी रहेंगे, लेकिन वी आर हियर। लेकिन आपने ओपन नहीं कहा है कि मिलने के लिए हर वक्त तैयार हैं आप उन पेरेंट्स के लिए, और सबको तैयार होना चाहिए। वेलकम टू यू जनरल अब्दुल कयूम। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा बांग्लादेश के क़याम के वक्त अगर वोट को इज्जत नहीं दी गई थी, जिससे अक्सरियत अक़लियत से अलग हो गई। आप कमेंट करेंगे इसके ऊपर? देखिए, फॉर श्योर मैं दो तीन चीजें उस हवाले से ये कहना चाहता हूँ। एक तो सदीक सालिक साहब की बुक का आपने हवाला दिया, और उसमें जो एक तासुर, आई एम श्योर सदीक सालिक साहब ने ठीक लिखा, ये एपिसोड हुआ होगा, बट ये इंप्रेशन अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक गलत देता है, क्योंकि मैं खुद एक सोल्जर हूँ और मैंने बताया वॉर में भी था। हमने और हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तानी बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो हमारे दिल से करीब थे और बहुत इज्जत उनकी की जाती थी, और इधर भी यूनिटों में थे और उधर भी वेस्ट पाकिस्तानी थे। तो आई एम श्योर कि ये उस हवलदार की इंडिविजुअल गलती होगी अगर उसने ये फिक्रा कहा तो उन्होंने लिख दिया। दूसरा जो बड़ी रीजन एक थी उसकी डिबैकल की, वो यूएनओ का एक ब्लैक किस्म का रोल था, यानी उन्होंने भी ये अपना बालाए ताक रखे बैनुल अक़वामी कवानीन, और उन्होंने इस चीज को आगे नहीं बढ़ना। कि मुल्क की क्या जरूरत हो सकती है? कल तक इंडिया मालदीव के ऊपर चढ़ाई करेगा, श्रीलंका करेगा, भूटान करेगा, छोटे मुल्कों को वो दफा करना चाहिए। और तीसरा ये था कि एक हमारी डॉक्ट्रिन थी उस वक्त जो फॉल्टी थी कि डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन डिफेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। आई थिंक नोइंग द एनिमी वी शुड हैव नॉट डन दैट। अभी मैं ये कहता हूँ कि शायद खान भाई साहब जो कह रहे हैं, मैं उसकी इस लिहाज से तायीद करता हूँ कि अगर हमने कुछ सबक सीखा होता तो, और हमने देखा कि याह्या खान का मिलिट्री रूल था और ये डिबैकल हुआ, पार्लियामेंट नहीं थी, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, तो उसके बाद तो फिर हमने मार्शल लॉ लगाया 1977, फिर ज़िया-उल हक साहब आ गए और फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने भी टेक ओवर किया। तो मकसद ये है कि हमें माजी से सीखना होगा ना कि मुल्क के अंदर आपके इलेक्टेड फोरम्स हों और उनको मौसर जरूर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये इतने मौसर नहीं रहे, तो वही ज्यादा। आप देखें कि यमन की जंग में हमने एक यूनिफाइड स्टैंड लिया था। इसी तरह आप ये देखें कि कश्मीर हो या आपका न्यूक्लियर हो, उसके ऊपर हम सब कौम बिल्कुल अली ठीक कह रहे हैं, हम सब मुत्तहिद हैं। सी पैक है, आपका न्यूक्लियर डिटरेंस है, उसके ऊपर देयर आर नो टू। लेकिन हमें आइंदा भी ये देखना होगा कि हमें जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का हमारा कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा ईमान इसमें है कि हमें आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती में पाकिस्तान की बका का राज है, तो फिर हमें यह देखना होगा कि अदारे अपने अपने डोमेन में रह के अपना अपना काम करें। और इन इलेक्शंस के अंदर जो है वो बहुत से, मैं आपको ये बताऊं कि सदर के इलेक्शनों को लोग कहते हैं कि बड़े फेयर। मैं कल सुन रहा था इल्ताफ़ हसन कुरैशी जो उर्दू डाइजेस्ट के मुदीर हैं, बड़े सीजन, वो कहते हैं मैं कराची में था और ये जब इलेक्शन हो रहा था तो हमें लाहौर बुलाया गया और मजीद निजामी साहब भी थे और हमने सब ने विजिट किया और वहां ठप्पे पे ठप्पा था इधर और उधर ईस्ट पाकिस्तान में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो इनके बंगालियों के मुजीबुर रहमान के खिलाफ वोट दे। और फिर वो कहते हैं कि हम मौदूदी साहब को मिलने गए तो वो विरांडे में खड़े थे और उन्होंने बड़ी दुख बड़ी आवाज में कहा कि मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान इकट्ठा नहीं रह सकेगा जिस तरीके से अभी हम ये कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वोट को इज्जत
ही नहीं देनी चाहिए। और वोट को बल्कि इज्जत सिर्फ अवाम की तरफ से नहीं, हम पॉलिटिशियन की तरफ से भी वोट को इज्जत इसलिए देनी है कि अगर वोट मुझे दे के कहीं इलेक्ट करके मुझे MNA बनाते हैं या सेनेटर बनाते हैं या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो मुझे वो हक अदा करना चाहिए। Right. वो अगर वो हम नहीं तो देयर इज नो क्वेश्चन, फिर पाकिस्तान सफर होगा और हमें पोस्टेरिटी कभी भी। कारा साहब, मजबूत मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट भी उतनी मजबूत हो, आपका वोटिंग सिस्टम उतना मजबूत हो, साफ शफाफ तरीक़ेकार हो, ये कितना ज़रूरी है? फ्रीगा, पहली बात तो ये है कि खाली क्लेम कर लेने से, मुतालबे कर देने से मामले बदल नहीं जाया करते। सियासी जमातें भी हमारे अंदर से ही लोग मौजूद हैं, हम ही सियासी जमातें हैं, हम ही फौज है, हम ही अदलिया है, अवाम है ना सारे। इशू ये है कि एक तो हमारी अभी सोसाइटल पोजीशन वो नहीं है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में सोसाइटियों ने स्ट्रगल करके अपनी आज़ादियां हासिल की हैं और अपने जो बेनिफिट्स थे डेमोक्रेसी के वो हासिल किए हैं। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्लैरिटी के साथ किसी जगह खड़े नहीं है। हमारे इदारों का आज भी तस्वर यह है कि हमारा आइन जो है, हमारा आइनी ढांचा जो है शायद दुरुस्त नहीं है। वो आज भी 18वीं तरमीम के अंदर कई सारी चीजों को एतराज करते हैं। वो आज भी समझते हैं, हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि जी हमारा जो फेडरल ढांचा है ये दुरुस्त नहीं है। कभी सदारती निज़ाम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, कभी सबसे पहले पाकिस्तान के नारे लगते हैं। तो भाई पाकिस्तान सबसे पहले 1940 की करारदाद में भी था और 1947 में भी था, लेकिन उस वक्त भी तसव्वुर जो था वो यही था कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन सूबों के हकूक देने के साथ हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। हम उस बेसिक असूल को छोड़ रहे हैं। आज भी याद रखिए, हमें ये बात प्रिंसिपली तय करनी होगी, हमारे इदारों को भी, सियासतदानों को भी, हमारी अदलिया को भी, कि जब तक हम आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हमें फर्ज करें आइन के किसी शिक पे, कुछ चीजों पे एतराज है, तो फिर तय करें, लोगों के पास दोबारा चलते हैं, लोगों के पास जाके उनसे वोट लेते हैं और जो भी पार्टी आती है, जो जिनको भी अवाम मैंडेट देते हैं, वो उस तरह का स्ट्रक्चर ले आए। लेकिन जो भी आइन बने उस आइन के ऊपर मनोआन अमल हो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इससे बुनियाद पड़ेगी। काम तो और बहुत कुछ करने होंगे, मेरिट लाना होगा, प्लान करना होगा, लेकिन इन सब चीजों की बुनियाद यही पड़ेगी कि आप आइन का जो स्ट्रक्चर है इसको माने। अगर चेंज करना है तो उसको चेंज करें, जब तक ये है उसके ऊपर अमल करें। इदारों का काम सियासत में मुदाखलत नहीं है, वो ना करें। अदलिया इंसाफ करे, सियासी जमातें अपने अंदर खुद अपने अंदर झांके, मीडिया अपने अंदर झांके, और सोसाइटी एट लार्ज में हमारे उलमा, हमारे असातिज़ा, हमारे सियासतदान, हमारे इंटेलेक्चुअल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वॉच डॉग के तौर पे काम राइट। काया साहब, हम एक ब्रेक की तरफ जाने, हमने काफी इन डेप्थ डिबेट की है, इस वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे ज़िमनी इंतखाब की। वेलकम बैक। आज खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन जारी है। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निशात खान डाहा के इंतकाल के बाद खाली हुई, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम को मुकाबले के बाद 3500 वोट के फर्क से शिकस्त दी थी। 2018 में निशात खान डाहा ने इस नशिस्त से 51,353 वोट हासिल किए थे, जबकि राना मोहम्मद सलीम ने 47,807 वोट हासिल किए थे। अब इस हल्के में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, तब्दील हो गई है और निशात खान डाहा की बेवा नौरीन निशात डाहा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर सामने आई हैं, जबकि 2018 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना सलीम अब नून लीग के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की एक जमात से दूसरी जमात में जाने से क्या नताइज हो सकते हैं? अली मोहम्मद खान साहब, आई कम टू यू। अभी तक जो नतीजा आ रहा है, PMLN के राना सलीम 18,650 लेकर आगे हैं, PTI की नौरीन डाहा 14,000 पर हैं। सो इस वक्त तो आप लीड में नजर नहीं आ रहे अली साहब। जी, ये काफ़ी दिलचस्प कॉन्टेस्ट है। माजी में जब ये हुआ 18 में,
तो जो अभी नून से खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं तो बेसिकली हमारे खिलाड़ी थे और काफ़ी सारा वोट पीटीआई ने यहाँ पे लिया था। फिर डाहा साहब जो हैं वो ज़ाहिर है सूरत हाल आई, वो नाराज़ हुए नून लीग से और उसके बाद उनका रुझान पीटीआई की तरफ हुआ। फिर वो इस दुनिया में ना रहे, वो फौत हो गए। तो उनकी जो बेवा हैं, जो भाभी है वो हमारी, वो खड़ी हो गई रशाद बीबी, और वो अल्लाह ने उन पर करम किया है, काफ़ी सारा उन्होंने वोट लिया है। अभी फाइनल रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन जो दूसरे मुस्लिम लीग नून से खड़े हैं वो भी पीटीआई के ही पुराने कैंडिडेट हैं। जाहिर है जब पीटीआई की टिकट पे बेगम साहिबा खड़ी आप होंगी, कह रहे हैं कि अगर वो भी जीत गए तो फिर भी आप खुश हैं उनकी जीत के ऊपर। चलिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा welcome to क्योंकि you. वो बेसिकली अब मुस्लिम लीग नून से खड़े हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है कि वो पहले पीटीआई से थे और कोई 47 बिल्कुल आखिरी 2-3 मिनट है, हमारा लास्ट सेगमेंट है। माजरत क्योंकि वक्त इसमें बहुत कम है। कारा साहब, पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की बातें हो रही थी पंजाब में, और आप पंजाब के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वहां पर पीपल्स पार्टी के, लेकिन अभी तो नहीं को इतना अच्छा परफॉर्म करे वसीक हैदर साहब। प्रिया, ये जनूबी पंजाब का हमारा हल्का पिछली दफा बड़ा कमजोर रहा। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं उसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर सका, लेकिन कुछ एरियाज कुछ जमातों के लिए बड़े मौसर होते हैं, तगड़े होते हैं। कुछ एरियाज में उनकी पोजीशनें जरा कमजोर होती है। इंशाल्लाह यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, और हमारे लिए चैलेंजेस बहरहाल हैं पंजाब में, कई एरियाज के अंदर हैं। कहीं से आपको अच्छी खबर मिलेगी, कहीं से कमजोर मिलेगी, तो ग्रेजुअली स्लाइटली ये मूव होगा और आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चलेगा। राइट, सो जनरल कयूम, अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अली साहब ने ठीक कहा कि इट्स टू अर्ली टू से दैट, लेकिन नजर ये आ रहा है कि अभी आपके कैंडिडेट लीड में है, लेकिन वो पुराने पीटीआई के कैंडिडेट हैं। ये किस किस्म की आपको सियासत की डेवलपमेंट नजर आ रही है? देखें, एक तो ये बात ठीक है कि ये अभी हतमी रिजल्ट्स तो नहीं है और इसके बाद हमें वेट करना चाहिए कि क्या होगा। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन हलकों के अंदर एक तो उम्मीदवार के अपने कुछ वोट्स होते हैं, बट ज्यादा वोट्स लीडरशिप के और उस पार्टी की मैनिफेस्टो के होते हैं। तो दैट वन विच मेक्स द डिफरेंस। बहुत से लोग हमारे नून के अंदर भी लाख लाख वोट लेते रहे, लेकिन जब पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो मेरे ख्याल में पार्टी लीडरशिप, पार्टी का मैनिफेस्टो और पार्टी जो इम्प्रेशन क्रिएट करती है उसके ऊपर जो कैंडिडेट है उसको बहुत मदद मिलती है। ये Right. So again, as we said, it's too early to call, और यकीनन हर हल्के की सियासत अलग होती है। एक रिजल्ट पे आप पूरी सियासी मंजरामा तो नहीं देख सकते, लेकिन अगेन क्योंकि ये इमर्जिंग सूरत हाल है, सो कुछ ना कुछ आपको ट्रेंड्स का अंदाजा जरूर होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन दिस प्रोग्राम। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।